हेलो स्टूडेंट्स, टिस्का एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बैंक के बारे में। और हमारा अगर दुनिया का पहला सबसे बड़ा बैंक देखा जाए तो वो वर्ल्ड बैंक है। और वर्ल्ड बैंक के बाद अगर कोई बैंक आता है तो वो आता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। कई लोग इसको सोचते हैं, कई लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। और लेकिन यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी 2022 का जो प्रीलिम्स 5 जून को होने वाला है, उसमें ये क्वेश्चन आना 90% से भी ज़्यादा श्योर है। तो इस वजह से मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके देखिए इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस बात को याद रखिएगा इससे पहले कि पूरा वीडियो आप देखें। और तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पहले तो हम लोग न्यूज़ को देखेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूपीएससी क्या करता है कि यूपीएससी आपको जीएस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ लेता। कई बार क्या करता है यूपीएससी, आपको करंट अफेयर पे बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर पे बेस जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको यूपी जीएस के करंट अफेयर पे जीएस के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछ देता है। तो न्यूज़ में अगर कोई चीज़ पूछी जा रही है और उससे रिलेटेड कोई जीएस का टॉपिक है, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जीएस के बनाता है यूपीएससी। और जो करंट अफेयर का जो एक्स्ट्रा टॉपिक होता है वो तो बनाता ही है, लेकिन उसके अलावा जो जो करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो करंट में न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं, उनसे रिलेटेड जो जीएस का टॉपिक है वो यूपीएससी का फेवरेट माना गया है। और उसी से क्वेश्चन यूपीएससी ज़्यादा पूछता है। तो इससे जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये डिटेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही चीज़ है। तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किस न्यूज़ से ये लिया गया ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद ए आई बी, इसका जो एब्रीवेशन होता है उसके डिटेल के बारे में हम आपको बताएंगे, क्या उसके प्रेसिडेंट कौन है, ये कब इसे फॉर्म किया गया था तब। और फिर उसके बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से आखिर इसको बनाया गया, इसमें कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व हैं, कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। और साथ ही साथ इसमें इंडिया का स्टेक कितना है, इंडिया कितना इसमें पार्टनर, इंडिया भी इसका पार्टनर है। तो इंडिया निश्चित है कि इंडिया का इसमें स्टेक क्या होगा, इंडिया कितने परसेंट इंडिया का योगदान है इसमें, और इंडिया को कितने नंबर पे आता है। और साथ ही साथ और भी देश जैसे रशिया हुआ, जर्मनी हुआ, आपका चाइना हुआ, तो वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और एक बिग बिग फ्रेम में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी चीज़ों को, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको मिस मत कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन पे हिट करने से जब भी हमारी कोई वीडियो लोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसको एक ब्रीफ में हम आपको समझा दें, एक ब्रीफ फॉर्मेट में हम आपको चीज़ें समझा दें। तो इसका एब्रीवेशन अगर देखा जाए तो एब्रीवेशन है AIIB। इसको AIIB कहा जाता है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फॉर्मेशन की बात करें तो ये 16 जनवरी 2016 को ये फॉर्म हुआ था, 2016 में। अगर टाइप की बात करें तो ये रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, मतलब ये रीजन वाइज इसका इन्वेस्टमेंट जो भी होता है वो रीजन वाइज होता है। जैसे वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ग्लोबल लेवल पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालता है। लेकिन ये भी AIIB भी इसी तरह काम करता है, लेकिन ये खासकर इसका जो टारगेटेड एरिया होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन होते हैं किसी एशिया के। और मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ के, मैं आपको आगे बताता हूँ। लीगल स्टेटस की बात करें तो ये ट्रीटी पे बेस है, ये एक संधि पे बेस है। ये इसमें कई सारे देश आपस में मिलकर एक ट्रीटी साइन किए हैं, और वही उसी उसी पे द्वारा ये लीगल जुड़े हुए हैं। पर्पस की बात करें तो इसका पर्पस होता है क्रेडिट देना, बैंक क्रेडिट देना कंट्रीज़ को, अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, किसी पर्टिकुलर कंपनी को जो कि जिसकी पैरवी जो होती है वो कंट्री करती है। किसी कंट्री में कोई अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो उसमें उसको अगर लोन की ज़रूरत है तो उस कंपनी की ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ के लिए भी कंपनी की भी ग्रोथ ज़रूरी है, तो इसलिए उस पर्पज़ से भी ये क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड कराती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अगर रीजन की बात करें कौन कौन से रीजन में सर्व करता है तो ये एशिया में और ओशियानिया में। ओशियाना में टोटल 4 सब रीजन होते हैं, और ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो ओशियाना ग्रुप है, ओशियाना में 4 ओशियाना बेसिकली, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सारे जो रीजनल हैं ग्रुप हैं ओशियाना में, वही आते हैं जो ओशियन के आसपास हैं, तो वो उनको लिया गया है यहाँ पे। मेंबरशिप की बात करें तो 105 इसके मेंबर है टोटल। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। और इसके की पीपल की बात करें तो इसमें जो प्रेसिडेंट है इसके वो हैं जिन लुकिन है। और मेन ऑर्गन की बात करें तो इसके जो मेन ऑर्गन इसमें है वो वो गवर्नर्स है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये काम करते हैं। इसकी वेबसाइट AIIB.org है, इस पर जाके आप इसके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, ये इसका मेन वेबसाइट है। अब देखिए न्यूज़ की बात करते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि कोई यूपीएससी क्या हैबिट क्या होता है कि वो जो भी करंट अफेयर में चीज़ें चल रही हैं, जो करंट में न्यूज़ में चीज़ें चल रही हैं, उन पे बेस पे जो जीएस क्वेश्चन होता है, उनके बेस पे जो जीएस क्वेश्चन बनता है, उस जीएस पे क्वेश्चन पूछता है। तो वो जो मतलब कि जो करंट न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है, वो उससे जो स्टैटिक चीज़ें चल रही हैं उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो न्यूज़ क्या है इसमें देखा जाए तो ये न्यूज़ है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसे $100 मिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट चाइना को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रहा है। मतलब श्रीलंका में इस तरह में आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पे $100 मिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट एआईआईबी दे रहा है। और श्रीलंका के रिक्वेस्ट पे ऐसा हो रहा है, तो श्रीलंका ने साथ ही साथ मतलब जो $100 मिलियन का उसको इमरजेंसी सपोर्ट मिल रहा है वो तो उसको मिल ही रहा है, उसके साथ ही साथ श्रीलंका ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि उसे फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाए उसके स्टेट बैंक्स के लिए, मतलब श्रीलंका में जो बैंक्स हैं उनके लिए। और साथ ही साथ जो ये जो मांग रहा है ये मल्टीलैटरल जो अलग अलग देशों के जो मेंबर्स इसके होते हैं उसके जो लेंडर्स होते हैं, यानी कि जो उधार देने वाले लोग होते हैं, उनसे मांग रहा है ये। तो अब आपको देखिए, अब आप सोचोगे कि फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट क्या होता है। तो देखिए फॉरेक्स को हम एक चीज़ और बता दें, फॉरेक्स को हम एफएक्स भी लिखते हैं कई बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फॉरेक्स को एफएक्स भी लिखते हैं। तो देखिए फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट क्या होता है। देखिए फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पावर देती है आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब आपको बिजनेस को टेक्नोलॉजी देगी, उसकी लिक्विडिटी में मदद करेगी, साथ ही साथ जो उसके आपके कंपनी के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को बढ़ाएगी और सपोर्ट पूरा प्रोवाइड कराती है। फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट जो होता है ये सिंगल और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराता है सारे टायर 1 फॉरेक्स लिक्विडिटी वेन्यूज़ के लिए, जो जगह होती है उनके लिए। साथ ही साथ ये एक प्रेजेंटेशन के रिक्वेस्ट को भी प्रोवाइड कराता है और 3 लेवल की सिक्योरिटी देता है, वाइट लेवल सोल्यूशंस और देता है ट्रेडर्स के जो रूम होते हैं वो, और कस्टमाइज इंटरफेस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। तो अगर किसी श्रीलंका ये डिमांड कर रहा है तो मतलब वो चाह रहा है कि उसकी जो लोन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो भी उसके सोल्यूशंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनको देखा जाए और उनको और ज़्यादा एम्पावर किया जाए। तो ये इसका लक्ष्य होता है। अब हम देखिए समझते हैं तो ये देखिए ये न्यूज़ में था कि मतलब श्रीलंका को $100 मिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट मिला है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ, और साथ ही साथ हो सकता है इसे फॉरेक्स लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया जाए। तो ये न्यूज़ था। अब हम बताते हैं अबाउट, अब हम अपने स्टैटिक टॉपिक पे चलते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एआईबी का फुल फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बताया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो नाम ही से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ों पे जहाँ तक खर्च इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ एआईबी का जिक्र होता है ज़्यादा। अब ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, और जिसका एम होता है इम्प्रूव करने का इकोनॉमिक और सोशल आउटकम्स जो होते हैं एशिया में। मेन टारगेट है जिसकी कंट्री एशिया होती है, और ओशियाना में भी ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ओशियाना में भी जो 4 सब रीजन है उसमें भी प्रोवाइड कराता है सारे सर्विसेज को, पर एशिया इसका मेन टारगेट जोन होता है। और इसके मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 105 मेंबर हैं। इसमें 16 परस्पेक्टिव मेंबर्स को अलग अलग से रखा गया है जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है अराउंड द वर्ल्ड में। अब देखिए ये बैंक जो था, अब अगर बैंक आखिर सोचते हो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैंक आखिर बना कैसे। तो बैंक जो था ये प्रपोज किया गया था, इसको इसकी जो सबसे पहले इस माइंड में ये चाइना ने इसको बनाया, मतलब चाइना ने इसका सबसे पहले आइडिया दिया था इस बैंक को डेवलप करने के लिए, इस तरह का एक बैंक के लिए, और 2013 में ही चाइना ने दिया था। और लेकिन ये इनिशिएटिव के द्वारा एक लॉन्च किया गया था, एक सेरेमनी हुई थी बीजिंग में अक्टूबर 2014 में, मतलब 2030 में चाइना ने इसका जो है जिक्र किया, और अक्टूबर 2014 में इसको लॉन्च किया था। लेकिन लॉन्च करने का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी को स्टेब्लिश कर दिया गया है, कंपनी को फाउंड कर दिया गया, उसकी फाउंडेशन रख दी गई, ऐसा नहीं है। जैसे जस्ट जिक्र हुआ और फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे ही बन जाती है। खासतौर पर जब मल्टीलैटरल बात, तो कई देशों से बात करना होता है, सबकी सहमति चाहिए होती है, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो इसी प्रोसेस के लिए चाइना ने 2013 में सबसे पहले इसका आइडिया दिया, उसके बाद उसने एक सेरेमनी में इसका जो डिटेल होता है वो उसको लॉन्च किया अक्टूबर 2014 में। अब ये बैंक जो था अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया एक एग्रीमेंट करके, आफ्टर एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद 25 दिसंबर 2015 को इसने जो है बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया, और इसमें जितने भी चेंजेस थे वो किए, और जो कि इसके 10 मेंबर स्टेट से स्टार्टिंग में, उनसे जो भी उन्होंने 10 मेंबर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से जो इसमें चेंजेस बताए वो चेंजेस किए, और साथ ही साथ टोटल 50% का जो इनिशियल सब्सक्रिप्शन होता है ऑथराइज कैपिटल स्टॉक के लिए, वो इसने प्राप्त किया, वो 10 मेंबर कंट्रीज से। और ये देखिए इसने रिसीव किया हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग, या 3 बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी से, दुनिया के जो 3 बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी हैं वहाँ से इसने जो है क्रेडिट रेटिंग पाया, और साथ ही इसे देखा जा रहा है एक पोटेंशियल राइवल के रूप में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पोटेंशियल राइवल के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि कितना कितना ये पावरफुल है।
अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में एड्रेस किया था लॉन्च करने का एआईआईबी को, और इसने यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि एआईआईबी के पास वो पोटेंशियल है स्केलिंग अप करने का, मतलब बढ़ाने का, फाइनेंसिंग जो होती है उसको बढ़ाने का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है यानी कि सतत विकास के लिए जो फाइनेंस को बढ़ाने की काबिलियत है वो एआईआईबी के अंदर है। और इससे क्या होता है, इसका इस एम से क्या होगा कि ये इंप्रूव होगा ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस जो होता है वो, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंसिंग को बढ़ा देते हैं तो इससे जो ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक गवर्नेंस होता है, कि जो इकोनॉमी के द्वारा जो गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फाइनेंस करने की काबिलियत एआईआईबी के अंदर है, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने एड्रेस किया था। और इसका जो स्टार्टिंग कैपिटल था इस बैंक का वो यूएस में $100 बिलियन का था, और जो कि इक्विवेलेंट है टू थर्ड यानी 2/3 कैपिटल के जो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी है, जो उसके उसका उसका 2/3 है $100 बिलियन। तो उससे ये इसको उतनी कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल उसको मिला था, और जो कि ये हाफ है वर्ल्ड बैंक का आधे के, यानी वर्ल्ड बैंक को, तब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक को कितना मिला होगा। वर्ल्ड बैंक को आपको मिला होगा $200 बिलियन। तो उससे एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो स्टार्टिंग कैपिटल था यूएस की तरफ से उसको मिला था वो $100 बिलियन का था। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। अब एक बिग फ्रेम में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एआईआईबी है क्या। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग एक बड़े फ्रेम में इसको समझेंगे कि आखिर क्या है, कैसे काम करता है, कितने पॉपुलेशन है, कौन इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखिए, एआईआईबी ने अपना ऑपरेशन बिगिन किया था 2016 में, 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया कि 2016 में ये स्थापित हुआ था। 2016 में ये इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसमें उस समय जिस समय ऑपरेशन स्टार्ट किया था उसमें 57 मेंबर्स थे। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पहले इन्होंने कहा कि चाइना की तरफ से 2013 में जब आइडिया रखा गया तो अक्टूबर 2014 में 10 जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015 में, वो 10 मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था, उसमें 50% स्टेक देके। तो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो जो उन्होंने 2015 में एग्रीमेंट साइन किया वो तो 10 मेंबर के साथ कर लिया था, लेकिन जो पूरी तरह से ऑपरेशन में आया वो 2016 में आया, और उसके बाद इसमें 47 मेंबर और जुड़ गए थे। तो वो थे इसमें, और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ 57 फाउंडिंग इसके मेंबर थे, और उसमें जब जिस समय 2016 में फाउंड किया गया उसमें 57 मेंबर थे। इसमें 37 रीजनल थे और 20 नॉन रीजनल थे। तो ये था। अब देखिए 2020 के अंत में क्या हुआ, 2020 के अंत में एआईआईबी ने 103 मेंबर्स इसके टोटल हो गए, अभी प्रेजेंटली 105 है। और ये जो था 103 मेंबर्स थे, ये अप्रॉक्स 79% ग्लोबल पॉपुलेशन थे, मतलब पूरे वर्ल्ड की 79% की ग्लोबल पॉपुलेशन इस देश में थी, 103 देशों में है। और साथ ही साथ पूरे विश्व की 65% की ग्लोबल जीडीपी भी इनके पास है। और इसी कारण से ये सारे इसके फाउंडिंग मेंबर हैं, तो इससे ये दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाता है वर्ल्ड बैंक के बाद, अगर देखें तो। ये इसका ये इसका जो है बड़े फ्रेम में इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए इसकी वोटिंग, चाइना की इसमें शेयर होल्डर की बात है। शेयर होल्डर के से मतलब जहाँ भी शेयर होल्डर का जिक्र आ जाता है, एक बात आप समझ जाइएगा, वहाँ वोटिंग राइट्स भी आते हैं। मतलब कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है, जब भी देखिए, जब ढेर सारे लोग, अगर आप खुद सोचिए कि अगर ढेर सारे लोगों को मिल के निर्णय लेना है, मतलब मान के चलिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हो और आपके कंपनी में टोटल 5 आपके पार्टनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको कोई कंपनी का कोई भी निर्णय लेना होगा तो आपको इन 5 से पहले सहमति चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कभी मान लीजिए 5 में से 4 लोग सहमति दे दिए, तो और एक 4 लोग सहमति दिए लेकिन एक बंदा नहीं दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ये होता है कि जो फिर भी वो जो प्रस्ताव होता है वो पारित किया जाता है। कारण क्या है कि मेजॉरिटी ने उसको माना है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वोटिंग होती है कोई भी काम करने के लिए, और यहाँ शेयर होल्डर जिसके पास उस कंपनी की सबसे ज़्यादा शेयर होगी वो उस पर पास डिसीजन मेकिंग क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। तो वही बात यहाँ पे भी है। चाइना सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, यानी चाइना के पास निर्णय लेने की क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा है, और ये 26.61% का इसके पास जो शेयर है वो है एआईआईबी का। वोटिंग शेयर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि वोटिंग राइट्स होते हैं, और ये बैंक होता है। इसके बाद जो है चाइना के बाद इंडिया के पास इसका पावर है, यानी इंडिया कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है इस तरह से कि हु इज द, ये तो नहीं पूछेगा, ये तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एआईआईबी इज आर करेक्ट। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे सकता है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एआईआईबी। हालांकि उसमें
7.6% या परसेंटेज का जिक्र करेगा ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि नॉर्मली इतना डीप में नहीं जाता है, तो ये चांस कम है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब आपको अगर पता होगा ये बात, आप जानते हैं कि चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया के पास है, फिर रशिया के पास है, फिर जर्मनी के पास है, तब आप उस पर आप सही निर्णय ले पाएंगे और सही ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, वरना आप फंसे रहेंगे। तो ठीक उसी तरह से तो चाइना के पास 26.61% का है, उसके बाद 7.6% का इंडिया के पास है, रशिया के पास 6.01% का है, जर्मनी के पास 4.2% का है। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की जीडीपी रशिया और चाइना के जीडीपी से बहुत कम है, उसके बावजूद आखिर कैसे रशिया के पास उसके राइट्स कम हैं? तो देखिए, ऐसा है कि एक एक होता है इंटरेस्ट। तो जहाँ पे जिस जिस देश का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। जैसे इसका आप देखेंगे, एआईआईबी का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और चाइना ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो इससे शेयर होल्डर है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस का कहाँ तक जाती है। और क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, तो ठीक इसीलिए चाइना का उसमें परसेंटेज भी ज़्यादा है। आखिर आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उस जगह पे क्यों इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो ठीक उसी तरह से रशिया ने बस इसमें अपना स्टेक बना के रखा, अपनी इमेज को बना के रखा है। थर्ड नंबर पर रशिया है, उसके बाद जर्मनी है 4.2% पे। अब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं कि देखिए आखिर इसमें बैंक में फाइनेंसिंग का किस तरह से आखिर इसमें फाइनेंसिंग की जाती है। तो देखिए, ये जो भी फाइनेंसिंग होता है वो एक आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, एओए जिसको कहते हैं, वो जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपने सुना होगा, एमओयू, ठीक उसी तरह से एओए है, आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है ये एआईआईबी का। इसमें क्या करता है, ये बैंक जो होता है वो प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटी, जो फाइनेंस करने, किसी भी मेंबर कंट्रीज को फाइनेंस करने के लिए अगर कोई दिक्कत आ गई तो, साथ ही साथ कोई एजेंसी या कोई इंस्ट्रूमेंटलिटी या पॉलिटिकल सब डिवीजन हुआ, वहाँ पे पॉलिटिकल कोई बात हुई तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, और साथ ही साथ कोई एंटिटी या कोई इंटरप्राइजेस है जो कि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में ऑपरेट करे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोई भी कंपनी कोई कंपनी किसी टेरिटरी में जिस तरह से ऑपरेट कर रही है, तो कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो कंपनी का जाहिर सी बात है सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार भी डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा लगा पाएगी। तो इसी तरह से किसी इंटरप्राइजेस को अगर लोन की ज़रूरत होती है तो वो अपने देश के जो मेन लीडर हैं उनसे बात करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस में रिलायंस, मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप, ये लोग इस तरह का काम करते रहते हैं। तो ये लोग जाके सीधे मोदी जी से बात करेंगे और मोदी जी विश्व लेवल पे यानी कि ग्लोबल लेवल पे इसको उठाएंगे, इस बात को लेके कि इस तरह का एआईआईबी के पास प्रस्ताव भेजेंगे कि हाँ हमें लोन की ज़रूरत है। तो इस तरह से यहाँ पे इंटरप्राइजेस भी एक अपना रोल अदा करती है एक मेंबर कंट्री के रूप में। तो यहाँ पे ये इंटरप्राइजेस हो गए, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल और जो रीजनल एजेंसीज हैं या इंटिटीज़ हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंसर्न है एशियन रीजन में, तो वो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट में क्या करता है, एआईआईबी प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज़ को, वहाँ की पॉलिटिकल को, कोई पॉलिटिकल एजेंसी हो गई या कोई एजेंसी हुई, इंटरप्राइज हुई, तो उसको पैसा प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से फाइनेंस होता है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के तहत। और एक होता है सोवरिन बैकिंग फाइनेंसिंग और एक होता है नॉन सोवरिन बैकिंग फाइनेंसिंग। मतलब क्या है कि सोवरिन बैक फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि एक संप्रभुता की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक सार्वभौमिक विकास में जो इसमें फाइनेंस किया जाता है उसके तहत हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक कोई भी लोन या कोई भी गारंटी किसी मेंबर के द्वारा मिलता है, और गारंटी क्या होती है, गारंटी में वो सारे डेप्ट सर्विस कवर्स होते हैं डिफॉल्ट्स के लोन के अंतर्गत, जो कि गवर्नमेंट के फेल्योर के कारण क्रिएट होते हैं। तो वो डेट सर्विस डिफॉल्ट्स क्रिएट जो भी होते हैं लोग किसी लोन के अंतर्गत, वो गवर्नमेंट के फेल्योर की वजह से, जैसे श्रीलंका में भी फेल्योर हुआ चल रहा है वहाँ गवर्नमेंट का, तो ठीक उसी तरह से जो डेप्ट को कवर करने यानी कि जो पैसा होता है, जो उधार होता है, उसको कवर करने के लिए जो गवर्नमेंट के फेल्योर की वजह से जो होता है किसी लोन के अंतर्गत, वो उसकी गारंटी देता है मेंबर बैंक कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो उनका एग्रीमेंट होता है आपस में। तो वही सोवरिन बैंक फाइनेंसिंग, मतलब पहले से ही जब फाइनेंस किया जाता है तो अगर मान लीजिए पैसा नहीं कोई चुका पाया तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा उसमें, जिसमें क्या क्या पॉलिसीज होंगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, और जिससे कि एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन को प्राप्त किया जा सके किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कि बारोवर के फेलियर के द्वारा बन रहा है, जिससे कि लोन के अंदर में पेमेंट की जा सके। तो ये चीज़ होती है, उसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट होता है कंपनी और मेंबर कंट्रीज के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये इसमें मेंबर इंडेमनिटी भी इन्वॉल्व होती है। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, कि मतलब अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम उसकी क्षति, अगर हम मान लीजिए लोन लिए और लोन चुका नहीं पाए तो उसके लिए हम कौन से रास्ते अपनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें इंडेमनिटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये सोवरिन बैंक फाइनेंसिंग होती है। अब नॉन सोवरिंग बैंक करेंसी, मतलब जिसका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि नॉन सोवरिंग बैंक फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि ज़्यादा सुरक्षा नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी जो है वो ज़्यादा पैसा लोन ले लेती है लेकिन लोन चुका नहीं पाती है, तो उसके लिए जो फाइनेंसिंग का तरीका होता है वो एक अलग तरीके से यहाँ डील होता है। तो यही नॉन सोवरिंग बैंक फाइनेंसिंग है। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई भी फाइनेंस जो कि एक्सटेंड किया जा रहा है बैंक के द्वारा
वो सोवरिन बैंक नहीं है, यानी उसकी कोई गारंटी, खास गारंटी उसकी नहीं है। और इसमें कौन कौन से इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है कोई भी फाइनेंसिंग या जो कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स के लिए दी जाते हैं, या सब सोवरिन एंटिटीज के लिए दिए जाते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन हुआ किसी भी मेंबर का या पब्लिक सेक्टर एंटिटी का, उसके लिए जो कि जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है या कोई काउंटर गारंटी भी नहीं होती है, और साथ ही साथ कोई इंडेमनिटी भी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है बैंक के जो मेंबर है उनके द्वारा। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि अगर रिलायंस ने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसने मोदी जी से बात की, मुकेश अंबानी जी ने, और मुकेश अंबानी जी जाके मोदी जी से बात की, तो मोदी जी जाके उसको ग्लोबल लेवल पे AIIB से उसके लिए लोन का प्रस्ताव करने के लिए उस बात को आगे रखा, और उसका प्रोजेक्ट का टेंडर जो है वो उन्होंने रिलायंस को दे दिया। तो एक मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। तो जब अगर टेंडर रिलायंस को मिल गया, तो उसमें दो तरह का टेंडर होगा, एक सोवरिन बैक होगा, एक नॉन सोवरिन बैक होगा। तो ये रिलायंस अपने टेंडर में इस बात का जिक्र करेगा कि हम इसको सोवरिन बैक फाइनेंसिंग दे रहे हैं या नॉन सोवरिन बैक फाइनेंसिंग दे रहे हैं। तो इससे मतलब ये होता है कि अगर कंपनी का कोई लॉस हो गया तो वो उस पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो ये टोटल AIIB पर डिपेंड करेगा कि वो ऐसे किसी एंटिटी को, ऐसे इंटरप्राइजेस को लोन देगा या नहीं देगा, या और उसमें क्योंकि मेंबर कंट्री पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लेगी अगर वहां पर कोई भी दिक्कत हुई। तो ये होता है टोटल। ऑर्गन्स की बात करें तो इसके 3 ही ऑर्गन होते हैं इस पूरे AIIB के। अब एक है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल। इसमें जो मेन रोल होता है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन होता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर में एक गवर्नर होता है, और साथ ही साथ गवर्नर सभी सारे मेंबर कंट्री मिलकर वोटिंग से चुनते हैं, और साथ ही साथ एक अल्टरनेट गवर्नर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है हर मेंबर कंट्री के द्वारा, वो होता है। और जो भी गवर्नर्स होते हैं और साथ ही साथ अल्टरनेट गवर्नर्स होते हैं जो सर्व करते हैं, वो सारे जो भी उनको अपॉइंट किया है उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं, उसके हिसाब से सर्व करते हैं। जब तक वो मेंबर कंट्री अपना जो है सहमति दी रहेगी तब तक वो गवर्नर बने रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो एक नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं बैंक का जो जनरल ऑपरेशन होता है उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस डायरेक्शन में उसको लेके जाना है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं। और साथ ही साथ वो सारे पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, सारे पावर को देखते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। ये होता है। और इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल की बात करें तो जो बैंक है वो उसने एस्टेब्लिश किया है इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल को, यानी IAP को सपोर्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को और सीनियर मैनेजमेंट को, बैंक के स्ट्रेटजीज के और पॉलिसीज के जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं उनको, और साथ ही साथ जो जनरल ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं उनको देखने के लिए इंटरनेशनल एडवाइजरी पैनल बनाया गया है। अब ये सारी चीजें होती हैं, तो ये ऑर्गन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने इस वीडियो में काफ़ी AIIB के बारे में डिटेल पढ़ा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उस डाउट को, आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके हमारे बाकी वीडियोस को भी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। और अगर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 8881183329। हालांकि ये नंबर मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, और साथ ही साथ अबाउट के सेक्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो इस पर आप व्हाट्सएप पे जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पर कॉल मत करिएगा, सिर्फ ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर व्हाट्सएप करके आप अपने कोई भी आपकी क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।